हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने शुरुआत की है संविधान की। और संविधान की अभी तक हम 5 क्लासों को देख चुके थे। आज हमारी संविधान संशोधन की क्लास शुरू होने वाली है, जो हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे आपके लिए। और देखिएगा, अभी तक हमने संविधान की कितनी क्लासें कर चुके हैं। देखिएगा, पहली क्लास में हमने इन सभी टॉपिकों को देखा था, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं। उसके बाद में हमने दूसरे टॉपिक संविधान की प्रस्तावना, संघ व इसका क्षेत्र देखा था। फिर नागरिकता की बात की थी हमने, और मूल अधिकार की बात की थी, राज्य के नीति नियत तत्वों की बात की थी, मौलिक कर्तव्यों की भी हम बात कर चुके हैं। यानी कि संवैधानिक ढांचा जो है हमारा, जो संवैधानिक ढांचा है, इसमें हम ओवरऑल 5 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नया टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान के संशोधन। यानी कि संविधान के संशोधन की आज हम बात करेंगे। तो क्लास नंबर हमारी 6 होने वाली है और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगी। शुरुआत से ही शुरू करेंगे, किसको? संविधान को। ठीक है, संविधान के संशोधन को बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करने के बाद ही हम इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में ले चलेंगे। पहले हम समझते हैं कि संविधान संशोधन आखिर होता क्या है, कैसे कैसे संविधान की प्रक्रिया भारतीय संविधान में रखी गई थी, किस देश से ग्रहण करी गई थी, किन किन चीजों में संशोधन किया जा सकता है, किन किन चीजों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए, संविधान संशोधन की अगर हम यहां से बात करें तो देखिएगा, जब पहले सबसे पहले संविधान बना था, तो मूल संविधान की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि भारत आजाद कब हुआ था, तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और भारत एक देश बन गया था, पाकिस्तान एक देश बन गया था। पाकिस्तान दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो आज की डेट में जो पाकिस्तान है, उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो उसने अपना बंटवारा कर लिया, पाकिस्तान से बंटवारा कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान को 1971 से हम बांग्लादेश कहने लगे। उसके बाद भारत का संविधान लिखना स्टार्ट किया गया। तो संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जो कि सभी को पता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, जो कि भारत के हर पढ़ने वाले हर व्यक्ति को पता है कि संविधान का टोटल टाइम इतना ही है। और अप्रोक्स अगर हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अप्रोक्स 3 वर्ष संविधान को लिखने में लगा। कितने दिन कम रह गए? मात्र 12 दिन कम रह गए। ठीक है, और संविधान लिखकर तैयार हो गया हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर दिया गया। तो संविधान जो तैयार कर लिया गया था, तो 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस भी बनाते हैं। कब बनाते हैं? हम 26 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, विधि शब्द आप बता सकते हैं किस भारतीय अनुच्छेद में आता है? मैंने आपको पढ़ाया है। तो विधि शब्द का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किया जाता है। विधि को भारतीय संविधान में कानून कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके बाद 26 जनवरी भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया? संविधान लागू कर दिया गया। संविधान यहां से क्या हो गया? लागू हो गया। संविधान लागू कर दिया गया, यानी कि 3 तारीखों की हमने बात करी। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं यहाँ पर, और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। संविधान को पूरी तरह से भारत के संविधान में लागू कर दिया गया। राइट, क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब लागू करने के बाद में आगे की अगर हम यहाँ से बात करें कि हम नेक्स्ट क्या करें, तो मूल संविधान बनकर तैयार हो गया। कौन सा संविधान तैयार हो गया? आपके मूल संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम बोले तो मूल संविधान बनकर तैयार हो गया। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसमें आपके जो अनुच्छेद थे, यानी कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी इसमें, जो कि संविधान का पार्ट था। और कहें तो 22 भाग थे।
कितने भाग थे? 22 भाग थे। यानी कि यहाँ से संविधान में कुछ इस प्रकार के तत्वों को रखा गया जिसमें से 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अगर हम वर्तमान संविधान की स्थिति को देखें यहाँ से, तो वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं आपके, 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 आपकी अनुसूचियां हैं और अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 25 आपके भाग हैं। यानी कितने भाग हैं आपके? 25। तो देखिएगा यहां से आर्टिकल भी आपके बढ़ गए, अनुसूचियां भी बढ़ गई, 4 अनुसूचियां बढ़ गई और यहां से आपके भाग भी बढ़ गए। कितने भाग बढ़ गए? 3। तो ये भाग कैसे बड़े होंगे? तो इन भागों के लिए क्या करा गया होगा? ठीक है, इन भागों के लिए संशोधन किया गया होगा। कहाँ संशोधन किया गया होगा? संविधान में संशोधन किया होगा। तो किसी भी भाग में परिवर्तन करना, किसी भी भाग में परिवर्तन करना किसकी प्रक्रिया है? आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। देखिएगा वहां से पकड़ा, मैंने आपको शुरुआत से ही शुरू करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को, और हर पार्ट को मैंने करा भी है आपके लिए। ठीक है, तो वहां से शुरू करें और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ए था और जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो आपका ए है। ठीक है, अब संविधान में संशोधन किया जाने लगा, तभी 395 से आर्टिकल कितने हो गए? 395 से 450 आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में हो गए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में इतने आर्टिकल आपके हो गए कंप्लीट। अब देखिएगा संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा यहां से, ठीक है, अगर संविधान संशोधन की हम बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं आपके? टोटल भाग हैं आपके, ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल जो भाग हैं वो आपके कितने हैं? 25 हैं। पहले कितने थे? 22 थे। उसी भाग में से जो 20 भाग है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो जो भारतीय संविधान का जो 20वां भाग है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद नंबर 338 संबंधित है किससे? आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। किस देश से अवधारणा ली है संविधान संशोधन की? तो दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने ग्रहण किया है। यानी कि 3 पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और किस देश से हमने ग्रहण किया। तो दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण किया था। कहां से? अफ्रीका से ग्रहण किया था। अमेरिका लिख गया है, कहां से ग्रहण किया थे? अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया। तो भारतीय संविधान में सिर्फ यही संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई, बाकी दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रखा गया। तो संविधान संशोधन के प्रत्येक भाग में कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन करने के लिए 3 आवश्यक चीजें होती है, यानी कि 3 तरह से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। कैसे? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, यानी कि 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के लिए। साधारण बहुमत के द्वारा, जब हम संसद का पार्ट पढ़ेंगे तो इसको क्लियर भी करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना समझिएगा कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत और पॉइंट नंबर 3, पहला लाइन सुनिएगा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं, यानी कि आधे राज्य के विधानमंडलों के समर्थन के द्वारा, विधानमंडलों के समर्थन के द्वारा, तो विधानमंडल के समर्थन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट फिर से एक बार समझिएगा। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, पॉइंट नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों के समर्थन की प्राप्ति के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, 3 चीजें हैं जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगर और हम यहां से बात करें तो देखिएगा, जैसे मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, संविधान के मूलभूत
या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। जो बुनियादी ढांचा है उसमें संशोधन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए केशवानंद भारती बनाम था केरल राज्य में कुछ चीजें रखी गई जिसके तहत हम संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। इसका टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तो केशवानंद भारती बनाम को हम कल देखेंगे। आज का पार्ट हमारा संविधान संशोधन है, तो इतना याद रखिएगा, भारतीय संविधान संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 368, यानी कि 368 किससे संबंधित है? आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। पहला पॉइंट तो ये है। तो 368 आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान संशोधन 368 कहां लागू नहीं होता? तो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। 3 कंडीशन है आपके, ठीक है। संसद के साधारण बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत और आधे, यहाँ पे आधे भी आप लिख लीजिएगा, आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की प्राप्ति के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये संशोधन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे शुरू हुई, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने सारे प्रश्न अभी तक भारत के एग्जामों में बने हैं, किसी का भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का हो, एसएससी जीडी का हो, किसी का भी हो, आप हर एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई पेपर बना नहीं जिसमें संविधान पूछा नहीं, यानी कि जीएस का एक मेन पार्ट है आपके संविधान। सिविल सर्विस के एग्जामों में 10 से 12 प्रश्न पूछे आते हैं कम से कम। संविधान के 150 में कहीं कहीं तो 20 प्रश्न भी पूछे गए हैं किसी किसी बार में। तो संविधान संशोधन से प्रश्न आपके हर पेपर में रहता है, हर जगह आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चनों के साथ में, और वो क्वेश्चन जो आपने आज तक कहीं देखे नहीं होंगे, किसी भी बुक में आपको नहीं मिले होंगे। इतने जबरदस्त क्वेश्चन हैं आपके लिए जो लास्ट ईयर आपकी प्रीवियस ईयर प्रश्नों पत्र में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि 100वां प्रश्न है, यानी कि अभी तक हम 99 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, और ये प्रश्न नंबर कौन सा है? तो ये प्रश्न नंबर आपके 100वां प्रश्न है, ठीक है। कौन सा प्रश्न नंबर है आपके? 100वां नंबर का, ठीक है। तो संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और संविधान लागू कब से हुआ? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। यहां से संविधान लागू हुआ, ऊपर बनकर संविधान तैयार हुआ था। लेकिन इसमें तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो इसके बाद जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? 1951 में, यानी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। जब भारत में पहला संविधान संशोधन बना था तो भारत में, मैंने आपको बताया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी। देखिएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। उसके बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो पहली अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है आपके, यानी कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, या निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 1951 में पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित है। कई सारे लोग थे अंग्रेज जो कि भूमि सुधार से काम करते रहे, यानी कि स्थायी बंदोबस्त एक प्रथा थी जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी 18वीं 19वीं शताब्दी के तहत, और इसे 1793 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि भूमि से संबंधित थी। पेपर में बहुत बार पूछी गई है, किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी समाधि कहां पर है? आपके भारत में है, और भारत में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। सिविल सेवा का जनक कहते हैं हम इसे।
क्या कहते हैं, सिविल सेवा का जनक कहते हैं, यानी कि सिविल सर्विस का जनक कहते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस का जनक कहते हैं। और सिविल सर्विस डे कब बनाते, तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। याद रखिएगा 21 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं, सिविल सर्विस डे बनाते हैं। लास्ट ईयर उत्तराखंड के पीसीएस पेपर में पूछा गया था सिविल सर्विस डे कब बनाते, तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बनाया था। तो पहली जो संविधान संशोधन हुआ था पहला, उसमें नमी अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 के तहत। ठीक है, कब जोड़ी गई थी, 1951 में। प्रश्न है अगला, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं। अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं। कि आपको, अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा होगा तो क्या आपको जरूरत पड़ी क्या इसकी, कैसे संशोधन लाने की पद्धतियां हैं। चलिए, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। पॉइंट नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। पॉइंट नंबर 3, संसद के विशेष बहुमत और लिख लीजिएगा, और आधे राज्य। ठीक है, आधे राज्य विधानमंडलों, आधे राज्य विधानमंडलों विधानमंडलों के समर्थन के द्वारा, समर्थन की प्राप्ति या समर्थन के द्वारा। यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये सब क्या है आपके, 3 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की जो शुरुआत की गई थी भारतीय संविधान के भाग नंबर 20 के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल कौन सा था संशोधन के लिए, 368 आर्टिकल था हमारा। किस देश से लिया हमने, तो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के देश से हमने ग्रहण किया है किसको, भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने कंप्लीट करा इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, ये देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यानी कि आईएएस के पेपर में पूछा गया था लास्ट ईयर, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको बताया सब पेपरों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान संशोधन के बारे में सही है, यानी कि संविधान संशोधन के बारे में कौन सा सही है। भारत के संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक में पेश करके की जा सकती है। कह रहा है भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो संसद और राज्य विधानमंडल में कहीं भी की जा सकती है। नहीं भाई, संशोधन की प्रक्रिया सिर्फ संसद में ही शुरू की जा सकती है, विधानमंडलों में नहीं, राज्यों में शुरू नहीं की जा सकती है। यदि कोई संशोधन स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नहीं, संशोधन को सिर्फ संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इसलिए यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि संसद में ही पेश करते हैं संशोधन की प्रक्रिया को, राज्य विधानमंडलों में पेश नहीं कर सकते। जो भी काम करेगा कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। तो देखिएगा, संसद की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, संसद है। 79 में संसद है, और संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। तो राज्यसभा की अगर बात करेंगे, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा आपके 80 में है। ठीक है, और लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा आपके 81 आर्टिकल में है, और संसद आपके किस आर्टिकल में है, संसद आपके 79 आर्टिकल में है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से।
अब राज्य विधानमंडल से कोई भी संबंधित नहीं होता, ठीक है, समर्थन चाहिए ही नहीं है, बस तीसरे के लिए चाहिए था 3 प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन के कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपके यूपीएससी का प्रश्न है, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। आपके पेपर में सिंगल फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन। अब देखिएगा 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। 1976 में आया था, ठीक है। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान के नाम से इसको हम जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, लघु संविधान के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, लघु संविधान के नाम से इसे हम जानते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो बिल्कुल जोड़े थे। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, केवल एक बार, यानी कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा चुका है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। सबसे पहला, सीरियल बहुत याद करना जरूरी है इसका, समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो अखंडता, यानी कि 3 शब्दों को जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद ये तो प्रश्न सही हो गया, यानी कि इसको तो जोड़ा गया, ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाई 8 मौलिक कर्तव्यों को नहीं, कितना जोड़ा गया? 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैंने पढ़ा था मौलिक कर्तव्यों का टॉपिक, पढ़ाया था आप लोगों को, मौलिक कर्तव्यों का टॉपिक पढ़ाया था ना, बिल्कुल आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी 39A, 43A और 47 को जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया था, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसने राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आयोग घोषित करने की शक्ति दी, बिल्कुल। अब देखिएगा ये प्रश्न इतना फेमस है, कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसी प्रकार के इसमें ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तब आप बल्लाहरण में लगाएंगे 42वां संविधान संशोधन। पूछेगा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, किस संशोधन के तहत जोड़े गए? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसने जोड़े गए? 11 जोड़े गए। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आप नहीं पता तो आप टॉपिक को पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्यों का बिल्कुल स्पेशल टॉपिक, एक लास्ट सेशन ही पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो याद रखिए कितने? 11। तो ये प्रश्न आप यूपीएससी की तर्ज पर में ले जाइएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप किस तर्ज पे? बल्लाहण की श्रेणी में भी ले जाइएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके 4 प्रश्न बनते हैं यूपीएससी के लिए। आपको पूरा का पूरा संविधान याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम संविधान याद नहीं करें और हमारा काम चल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियर से आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट को जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़िएगा। ऐसी क्लासें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। ये जो क्लासें हैं यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यही सब क्लासें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। क्या होगा? ऐसा कुछ है नहीं, तो उपयुक्त में एक से अधिक इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, चलिए नए प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तेरी ओर कैटरीना कैफ मिलेगी, उससे देखते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहती है कैटरीना कैफ आपकी। गाना नहीं सुने? तेरी ओर कौन सी मूवी का है? तेरी ओर। ओर मतलब क्या होता है? ओर मतलब होता है अयस्क, और मतलब होता है अयस्क। तो अयस्क निकालिएगा, किससे निकलेंगे अयस्क? खनिज से निकलेंगे। टॉपिक पढ़े होंगे ना खनिज वाला, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे हम खनिज वाला टॉपिक को, है ना, ठीक है।
तो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों का नाम लिखिएगा। तो निम्नलिखित प्रावधानों के विचार बताइएगा, क्या विचार हैं। अब ये तो पूछा नहीं है कि सही पूछा गलत पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे होगा। संविधान की उपयुक्त प्रावधानों में से कितनों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई एक बात बताइएगा, लास्ट ईयर पीसीएस में पूछा गया है, प्रश्न ये पूछ रहा है आप लोगों से कि जो संवैधानिक संशोधन है हमारे पास में, जो 3 प्रक्रिया हैं, उसके अंतर्गत इसमें कौन से ऐसे हैं 4 ऑप्शन में जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा निकाला जा सकता है। तो देखिएगा, नए राज्यों का गठन, पढ़ा चुके हैं आपको, सीमाओं में परिवर्तन, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसने साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं होती है, इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य की विधान परिषदों का अनुमोदन व निर्माण, इसके लिए साधारण बहुमत होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार, ये देखिएगा, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 3, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 और भारतीय संविधान का भाग नंबर 4, ठीक है, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4 को किस की आवश्यकता होगी, तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संसद के विशेष बहुमत, यानी कि संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी भाग 3 और भाग 4 को संशोधित करने के लिए। भाग 3 और भाग को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी आपको। तो कौन कौन सा आंसर ठीक है, आंसर ठीक है पहला वाला, आंसर ठीक है तीसरा वाला, यानी कि आंसर कौन सा होगा, केवल 2 कथनी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ओवरऑल प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 2 प्रश्न ही आपके क्या होंगे, ठीक होंगे, एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4 को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, यानी कि भाग नंबर 3 भी हम कंप्लीट पढ़े हैं। और भाग नंबर 3 किससे संबंधित है, आपके अनुच्छेद 12 से 35 भाग नंबर 3 संबंधित है। और भाग नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 36 से 51, कितना है आपके 36 से 51 आपके संबंधित है, ठीक है। एक एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है, इससे पहले वीडियो जो मैंने आपके लिए पढ़ाई है वो आपके एक एक आर्टिकल को समायोजित करती है कि कौन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। एक आर्टिकल के ऊपर बनाएंगे फिर पूरा संविधान हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। सिक्किम को वर्ष में भारत संघ के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो कब दर्जा मिला सिक्किम को, 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में दर्जा मिला था। कब मिला था, 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा मिला था, ठीक है, 22वें राज्य के रूप में दर्जा मिला है। आज भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं। आज की डेट में कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आपकी शिक्षा के अंतर्गत चल रहे हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा अधिकार शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरटीई, ठीक है, आरटीई बोलते हैं। तो शिक्षा का अधिकार देखिएगा, अनुच्छेद नंबर 21A के तहत भी शामिल किया गया है, अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत भी शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार को, और शिक्षा के अधिकार को 51A के तहत भी शामिल किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें आपके 21A के तहत आपके क्या है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, यानी कि मौलिक अधिकार हैं। इसके अंतर्गत आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि
मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इन सभी के अंतर्गत रखा गया था। इसको रखा गया था 86 संविधान संशोधन, सबसे पहले इसी को रखा गया था 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत रखा गया था। और ये देखिएगा 2002, ठीक है। आईटी कब आया था? 2009 में आया था और इसे पारित किया गया 2010 से। तो प्रश्न बनेगा शिक्षा का अधिकार को कब पारित किया गया? तो 2010 से पारित किया गया। ठीक है, अब प्रश्न अगर बने कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत में लोगों को शिक्षक दिवस दिखाई देता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। तो हमें ये भी पता होगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे। प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम बताइएगा, तो प्रश्न ये भी बन सकता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? ठीक है, आंसर होगा हमारा 86। कह रहे जीएसटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जीएसटी के बारे में चर्चा करा रहा है आपसे। तो कह रहे जीएसटी, जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी को अगर बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि हिंदी में बोले तो वस्तु व सेवा कर, वस्तु व सेवा कर। ठीक है, इस संशोधन के तहत आया था। तो 101 संविधान संशोधन 2017, 2017 कब से पारित किया गया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में बनाते हैं। 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में बनाते हैं? जीएसटी दिवस के रूप में बनाते हैं। भारत ने जीएसटी की अवधारणा कहां से ली? तो कह सकते हैं भारत ने जीएसटी की अवधारणा कनाडा से ग्रहण की थी। कहां से ली थी? भारत ने जीएसटी की अवधारणा कनाडा से ग्रहण की थी। जीएसटी की अवधारणा कनाडा से भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। जीएसटी कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। संघीय व्यवस्था भी स्थापित की गई थी, ठीक है, कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, अपशिष्ट शक्तियां भी ली गई हैं आपके, ठीक है, कनाडा के संविधान से। तो 122वां विधेयक था, 101 संविधान संशोधन 2017 के तहत इसे स्थापित किया गया और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर बात करें और भी जीएसटी कैसा कर है, तो हम कह सकते हैं जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगर अप्रत्यक्ष कर को समझें तो कर हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी से वसूला गया, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे एक्स पर लगाया गया और एक्स से ही वसूल लिया गया, तो जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति से वसूला गया, उससे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया गया, किसी अन्य व्यक्ति से वसूला गया, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो लगाती कौन है? सरकार। वसूला किससे आता है? हमसे वसूला जाता है, इसलिए जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, कैसा कर है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 100वें की बात कर लेते हैं। तो 100वां क्या कहता? 100वां संविधान संशोधन किसके लिए? भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है, के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। तो भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है कौन सा? संविधान संशोधन नंबर 100 भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसकी लेंथ कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य लगते हैं? चलिए देखते हैं। असम से सीमा बांग्लादेश की लगती है। असम मेघालय, असम मेघालय, मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम, त्रिपुरा,
और पश्चिम बंगाल, जहां त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 5 राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा को स्पर्श करती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है बांग्लादेश के साथ कौन सा सीमा राज्य स्पर्श नहीं करता, तो मणिपुर हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिएगा 100वां तो हमने क्लियर कर लिया, भारत व बांग्लादेश के मध्य है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 102वां संविधान संशोधन किससे है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत प्रदान किया गया? 102 संविधान संशोधन। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जो अनुच्छेद संबंधित है भारतीय संविधान में, उसे 340A के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और अगर 103 की अगर बात करें, 103 की बात करें तो देखिएगा 10% का आरक्षण दिया गया, 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, आर्थिक व कमजोर वर्गों के जो लोग थे, यानी कि इसे हम कह सकते हैं EWS में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि EWS का 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। ठीक है, 10% का आरक्षण प्रदान किया था। ओके, तो याद रखिएगा 10% का आरक्षण प्रदान करने वाला 103वां संविधान संशोधन विधेयक था आपका। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा बातों को। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो आपके 10% आरक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हुआ? 101। लेकिन हमने सभी के सभी संविधान संशोधन देखे। अगर मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंट है, तो भाई बिल्कुल आप क्लास पर बने रहिएगा, आपका पूरा संविधान संशोधन मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से सब कुछ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना इंपॉर्टेंट की चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं आपको। ओके, कह रहा है भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है? तो अगर प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो देखिएगा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। न्यायाधिकरण का मतलब कह सकते हैं ट्रिब्यूनल। एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग नंबर 14। ठीक है, भाग नंबर 14, लेकिन भाग नंबर 14A, इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, अनुच्छेद 323A और आर्टिकल नंबर 323B। ठीक है, 2 आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे और दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और इसे किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के संसद के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग नंबर 42। कौन से भाग में? भाग नंबर 42। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं मैं आपके। ठीक है, 44वां हम आगे पढ़ेंगे, प्रश्न हमारा बनेगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो किस संविधान में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के लिए? तो टॉपिक पढ़ा दिया था हमने, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए तो हम टॉपिक भी पढ़ा चुके थे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए तो हम टॉपिक भी पढ़ा चुके थे, ए लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इस संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत देखिएगा मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। किससे जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, वर्तमान समय में कितने हैं आपके? 11 हैं, लेकिन मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? तो सोवियत संघ रूस से हमने ग्रहण किए हैं। सब कुछ आप लगातार क्लास पे बने होंगे तो आपको लग रहा होगा कि संविधान का एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, एकदम वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 1976 के तहत। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस भाग में जोड़ा गया? तो देखिएगा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपकी नगर पालिकाओं से। ये तो बात पता ही चल गई हमें, नगर पालिका है। तो देखिएगा इसके लिए भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी 9वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी, उसके बाद एक अनुसूची और हमने पढ़ ली, वो किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। और आपको बता दें, नगर पालिकाओं से 18 विषय भारतीय संविधान में शामिल हैं, पंचायतों से 29 विषय शामिल है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नगर पालिकाएं हमारी हैं। ठीक है, तो नगर पालिका किसके अंतर्गत आ गई? अब देखिएगा, अभी हमने पढ़ा भाग नंबर 14 को। अब नगर पालिका किस भाग में है? तो देखिएगा 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं को रखा गया। किसको रखा गया? नगर पालिकाओं को 9A के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 9A। ओके, अगर हम बात करेंगे भाग नंबर 10, तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग नंबर 10 व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग नंबर 11 की अगर बात करें, ठीक है, 11 की बात करें तो केंद्र व राज्यों के मध्य, ठीक है, संघ व राज्यों के मध्यों से संबंधित है, और इस संघ व राज्य के मध्य अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग नंबर 14 अधीन सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, किससे? अधीन सेवाओं से आपका संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इतने ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा, और आपके संविधान संशोधन के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रश्न इसी क्लास से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल की गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे पढ़ेंगे? तो पहले ही आपको एक ट्रिक बता दें क्या, संविधान में भाषा याद करने की ट्रिक बता दें। तो चलिए ट्रिक की भी बात कर लेते हैं, और बात है आपकी 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो देखिएगा 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में आपके 22 भाषाएं। कितनी भाषाओं को प्लस किया गया? तो 8 भाषाओं को यहाँ से प्लस किया गया। ठीक है, कितनी भाषाओं को प्लस किया गया? 8 भाषाओं को प्लस किया गया। तो 8 भाषाएं किसी ना किसी तरीके से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई होंगी, यानी कि 368 आर्टिकल काम किया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं आपके लिए एक ट्रिक बता दूं कि सेंधा नमक बोर्ड मास, बहुत सरल है, याद रख लीजिएगा, सेंधा नमक बोर्ड मास, बिल्कुल जस्ट लाइक आपको याद हो जाएगा, सेंधा नमक बोर्ड मास। ठीक, अब देखिएगा, देखिएगा 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, एक ही बार मैं पूरा पॉइंट लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखना है यहाँ पे। 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सा से सेंधा, सा से सिंधी, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 संविधान संशोधन 1992, 71 संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोकड़ी। बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है, जिसको आप ट्रिक बोलते हो। उसके बाद बोल सकते हैं कि 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003 कौन सी जोड़ी गई? एक तो बो से बोडो, डोगरी, मैथिली, माँ से मैथिली, और सा से संथाली। कौन सी जोड़ी गई? संथाली जोड़ी गई। तो 14 भाषाओं के बाद में अब भाषाएं जोड़ी गई आपकी कितनी? 8 भाषाएं जोड़ी गई, जो हमने एकदम क्लियर तरीके से पढ़ ली हैं कि वो 8 भाषाएं जो होंगी वो किस प्रकार की होंगी आपकी। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन को हम अलग से पढ़ेंगे,
92, 103 और 101 आपको पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 92 यानी कि इसका अगर आंसर निकाला जाए तो हम निकाल देंगे 92। इसका आंसर क्या होगा? 92 2003। अब देखिएगा इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। अब मान लीजिएगा पूछा गया कि भारतीय संविधान की 18वीं भाषा बताइएगा, तो आपको तो पता ही नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा तो सेंधा नमक बोडमास, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 18वीं भाषा आपकी कौन सी होगी? ठीक है, तो 18वीं भाषा आपकी, तो 18वीं भाषा कौन सी होगी? डोगरी हो गई आपकी। ऐसे उसने पूछ लिया कि भाई बताइएगा 22वीं भाषा कौन सी है, तो आप लिख सकते हो संथाली भाषा होगी 22वीं। इसी प्रकार से ये भाषाएं क्या थी? भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, सेंधा नमक बोर्ड मास। सेंधा नमक क्या होगा? बोर्ड मास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? बहुत ही सरल और बहुत ही कठिन प्रश्न है ये। आप बता सकते हो कि किस तरह से इसमें 24वां संविधान संशोधन संबंधित है। देखिएगा सिंपल सा प्रश्न है। अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से, मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, इसमें देखिए क्या पॉइंट बोला गया था। इसमें बोला गया था संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। इसे सुनिएगा, ठीक है, फिर से सुनिएगा। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। किससे संबंधित होगा? मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा, राइट। किससे संबंधित होगा? आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा। इसी में पूछा गया था। करे 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? आपको बता दें कि ये जो अनुच्छेद है आपका, वो आपके महासागरों तटों से संबंधित है। किससे संबंधित है? महासागरों तटों से संबंधित है। महासागर दिवस की बात करेंगे तो 8 जून को महासागर दिवस बनाते हैं, तो महासागरों तटों से संबंधित है। और 297 कौन सा आर्टिकल संबंधित है इससे? 297 आर्टिकल महासागरों तटों से संबंधित है। और इसी में एक नदियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा? तो 262 जो है वो नदी विवादों से संबंधित है। नदी विवादों से संबंधित है आपका 262, यानी कह सकते हैं भारतीय संविधान में नदियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो 262 है। ठीक है, तो 297 आपके यहाँ पर होगा। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक ठाक है, एकदम आप कर सकते हो। करें, निम्नलिखित में से किस संशोधन में मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, अगर हम मतदान की बात करें तो मतदान देखिएगा, मतदान, अगर मतदान की यहाँ से बात करें तो मतदान की आयु कितनी है अभी देखेंगे। मतदान देना कैसा अधिकार है? अगर पेपर में आपके आ जाए संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 बना दिया जाए कानूनी अधिकार है। ठीक है, और कह सकते हैं विधिक अधिकार है, क्योंकि कहते नहीं है कि मत जरूर देना चाहिए, मतदान करना चाहिए, मतदान नहीं करना चाहिए, नहीं, वोट जरूर डालना चाहिए। विदेशी व्यक्ति को वोट डालने का भारत में हक नहीं है। ठीक है, ये भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ठीक है, क्योंकि मतदान की आयु क्या है, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। किसके तहत कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत ये किया गया था, और 1989 में से क्या किया गया था? लागू किया गया था। आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। अब इसमें कौन सा आंसर होगा? संवैधानिक अधिकार है। तो मतदान करने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है हमारा। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना गया? ठीक है, तो देखिएगा दिल्ली, पहले क्या थी? दिल्ली, और अब हम दिल्ली को क्या बोलते हैं? तो दिल्ली को एनसीआर दिल्ली बोलते हैं। कैसे हो गया जी? तो ये हो गया आपका, ठीक है, 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत।
कब से लागू किया गया? 1992 से लागू किया गया। ज्यादातर 1 साल के बाद ही लागू होते हैं, तो आंसर ये हो गया। तो दिल्ली, दिल्ली किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है आपके? तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली 239 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। 239 डबल ए के अंतर्गत आती है। और अगर बात करेंगे दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना आपके अंगनपाल ने की थी, जो कि तोमर वंश से संबंधित थे। किससे थे? आपके तोमर वंश से। ठीक है, तोमर वंश से रिलेट करते थे अंगनपाल। और दिल्ली को डिजाइन किसने किया? तो एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था। और मैं एक कंफ्यूजन क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं कि इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन है जो आपने देखा तो कई बार होगा लेकिन समझा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, भारत की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कोलकाता की स्थापना किसने करी? तो कोलकाता की अगर बात करेंगे, जॉब चार्नाक ने कोलकाता की स्थापना की थी। जॉब चार्नाक ने कोलकाता की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे देखिएगा, भारत के सबसे बड़े नगरों में से अगर हम बात करें तो दिल्ली है ना, मुंबई और आपके कोलकाता, चेन्नई, तो इन सभी नगरों की स्थापना भी पूछी जाती है आपके। इसमें से दो की मैं आपको बता चुका हूं। बंबई की देखिएगा, गेरोल्ड अंगियार ने की थी। गेरोल्ड अंगियार ने की थी। ठीक है, दो की मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिएगा कि जो जॉब चार्नाक ने जो कोलकाता की जो स्थापना की थी, कोलकाता प्रारंभिक राजधानी थी भारत की। कोलकाता से राजधानी कहां बना दी गई? 1911 में। 1911 और 1912 में राजधानी कहां बना दी गई? ठीक है, राजधानी बना दी गई पुरानी दिल्ली। ठीक है, कहां बनाएगी? पुरानी दिल्ली। लेकिन ये पुरानी दिल्ली था। अब अगर प्रश्न बना दिया जाए कि पुरानी दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तो पुरानी दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1931 में बनी। ये क्या थी? नई दिल्ली बन गई। तो पुरानी दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली बन गई। तो आज भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि 1931 में बनी थी, ना कि 1911 और 12 में बनी थी। राइट, तो इसको याद रखिएगा, 1931 में बनी थी। कहां बनी थी? 1931 बनी थी। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर होगा बी। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये दो कलर बहुत हो गए, बहुत देर से चल रहे हैं बेचारे, थक गए होंगे ये लोग, है ना? थके होंगे नहीं, चलिए अब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप भी पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। ठीक है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत की राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती। यानी किसी संविधान संशोधन को पारित करने से पहले या विधेयक को संसद में रखने से पहले क्या राष्ट्रपति की अपेक्षा की जाती है? नहीं की जाती। तो राष्ट्रपति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ लिखा है होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक या बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। बिल्कुल, ये बाध्यकारी है कि वे अनुमति अपनी देंगे। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए तथा इसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। तो इसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है, ये बात सही है। बताइएगा सही कितने हैं? तो 2 और 3 सही है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन भी 2 और 3 वाला सही है। ठीक है, 2 और 3 वाले एकदम क्लियर हैं। इसमें सबको लिखा ही होता है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग पढ़ते पढ़ते अब तो होशियार हो ही चुके हो। अब तो संविधान संशोधन की लास्ट कड़ी चलने वाली है आपकी, और आप तो होशियार हो ही चुके हो उस मामले में। ठीक है, देखिएगा, भारतीय संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया? क्या प्रश्न है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, किसके तहत ऐसा किया गया? तो किसके तहत किया गया? 105 नहीं, 105 संविधान संशोधन नहीं होगा, 104 संविधान संशोधन होगा। कौन सा होगा आपके? 104 संविधान संशोधन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल पेपर में आ सकता है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मैंने क्या कहा, बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, है ना? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
अब कैसा अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार? कानूनी अधिकार बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है संपत्ति का अधिकार। और कानून को विधिक कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा निकलती है। कहां पर रखा गया? भारतीय संविधान के भाग 12 में, कह सकते हैं 12 ऐसे लिखते हैं रोमन में। किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है आपके भारतीय संविधान में भाग। ठीक है, राइट, ओके, ध्यान रखिएगा। कौन सा होगा? आपके 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में एक शब्द और जोड़ा गया था, अशांति, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति की जगह, ठीक है, अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में। पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों में इसको, अभी के लिए बस याद रखिएगा। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार के अकॉर्डिंग था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारत के लोगों के लिए हिंदी को संविधान के एक आधिकारिक पाठ का प्रावधान शामिल है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा संवैधानिक संविधान संशोधन है जिसके तहत हिंदी को रखा गया था। हिंदी, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर अगर बात करें 343, 343 फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो कहा गया कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि, लिपि क्या होती? लेखन की कला होती, लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कैसी होगी? आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, तो लिपि आपकी देवनागरी होगी, संघ की राजभाषा क्या होगी? आपकी हिंदी होगी। ठीक है, तो संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। आगे बात आगे करेंगे। ठीक है, किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? 58वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? 58 संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। इस संवैधानिक संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। ठीक है, किसमें विभाजित किया गया? तो देखिएगा 89 संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन एसटी और एसटी के लिए संशोधन 2003, इसके लिए 2003 के लिए, इसके लिए एक एससी का कॉलम बनाया गया था, एक एसटी का कॉलम बनाया गया था। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित था? एससी से संबंधित था। और अनुच्छेद 338 ए किससे संबंधित था? 338 ए किससे संबंधित था? आपके एसटी से संबंधित था। इसका आंसर क्या हो गया? 89 संविधान संशोधन। ऐसे करते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को, एक एकदम धमाकेदार प्रश्नों को हम इसी प्रकार से करते हैं भाई। हम बचपन से क्या ना चले आए, इस प्रकार के प्रश्नों को करते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल बने रहिएगा क्लास में। ठीक है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। देखिएगा, किस संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी कानूनी पेश किया है? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून पेश किया गया? मैंने आपको पढ़ाया था नवीं अनुसूची। ठीक है, नवीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? आपके 1951 के संशोधन के तहत पहले। उसके बाद 10वीं अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, उसके बाद 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। देखिएगा, लास्ट में चलिए मैंने आपको सूचियों से भी अवगत करा दिया है, आप आराम से लिख सकते हो इनको। ठीक है, सूचियों से भी मैंने आपको अवगत करा दिया है पूरी तरीके से। तो देखिएगा, अब देखिएगा इसका जो आंसर होगा यानी कि 52 संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन 1985, 1985 के तहत ऐसा किया गया था।
इसके तहत किया गया था 1985 के तहत ऐसा किया गया। दल बदल विरोधी कानून किसमें 1985 में शामिल है। किसमें शामिल है 1985। देखिए 44 पढ़ चुके हैं, 46 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाले पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा पहला संविधान संशोधन था। एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक 11वीं और एक 12वीं। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, ये आपका पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, और आपका 74वां किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, और ये इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं आपके, एकदम जबरदस्त तरीके से पूछे गए हैं आज तक, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे नेक्स्ट ईयर आपके। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास का ब्यौरा यहीं तक समाप्त होता है। क्लास नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे फॉलो कर ले इस पे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, आपको एक नंबर पे जाना है, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे आप पीडीएफ, ठीक है, वैसे आपको कमेंट्स बॉक्स के नीचे भी आपको पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास 7th में मिलेंगे और हमारा 7th क्लास में संवैधानिक ढांचा कंप्लीट हो जाएगा और हम 7th क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।